नमस्कार। अजय चतुर्वेदी। आज हम लोग चर्चा करने के लिए जा रहे हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा। ये भारत यात्रा पुतिन साहब की ऐसे समय में हुई है जब दुनिया भर में अधिकांश लोकतांत्रिक देशों के बीच मानवतावादी सोच के लोगों के लिए रूस के ऊपर, पुतिन के ऊपर यूक्रेन पर हमला, उसे तहस नहस करने और आज की इस 21वीं सदी के दौर में एक तरह से अपनी सशस्त्र सेनाओं, अपने अत्याधुनिक असलहों के दम पर एक स्वतंत्र राष्ट्र को अपने राज्य में मिलाने की भी सोच है। अगर हम भारत की बात करें तो दुनिया के सशक्त राष्ट्र अमेरिका, उसके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो लगातार भारत के खिलाफ विश्वमन करते चले जा रहे हैं, और उन्होंने एक शर्त रखी कि रूस से आप कच्चा तेल नहीं लेंगे, अगर लेते हैं तो आपके ऊपर 50% का अतिरिक्त टैरिफ लगाया जाएगा। उन्होंने टैरिफ लगा भी दिया। उसका परिणाम ये हुआ कि धीरे धीरे करके हमने रूस से तेल लेना काफी कम कर दिया है, अमेरिका के दबाव में आकर के, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में आकर के। रूस और भारत का संबंध कोई आज का नया संबंध नहीं है। पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के श्रीमती इंदिरा गांधी, खासतौर पर श्रीमती इंदिरा गांधी के कार्यकाल में जो समझौते हुए, उसकी देन है कि आज भी हर तरह की परिस्थितियों में रूस हमारा मित्र रहा है और आगे भी रहेगा। हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं प्रोफेसर महेश विक्रम जी, जो एक इतिहासकार भी हैं और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक परिदृश्य पर भी इनकी अच्छी पकड़ रहती है। इस रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन साहब के भारत यात्रा पर थोड़ा सा इनसे प्रकाश डालने के लिए कहेंगे, हम आग्रह करेंगे। भारत और रूस के संबंधों पर भी कुछ चर्चा की जाएगी। और जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा कि जो आज के समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो राजनीतिक माहौल है, जो हिंसा का तांडव चल रहा है, उसे लेकर के इस यात्रा को किस रूप में देखते हैं, उसके बाद आगे भी हम कुछ अन्य विषयों पर भी चर्चा करेंगे कि उससे क्या हासिल हुआ, क्या कुछ है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस पुतिन साहब की भारत यात्रा, जो एक शिखर सम्मेलन के रूप में, जो वो शिखर सम्मेलन भी हमारे समझ से वो करीब 2.5 दशक पुराना ये एक सिस्टम इजाद किया गया। मिसेस गांधी ने इसके लिए काफी कुछ पहल की। ये वही दौर था जब बांग्लादेश का उदय होता है, और उस दौरान जब अमेरिका अपना नौसेना बेड़ा भेजता है, उसके बावजूद मिसेस गांधी उसका जवाब देती हैं और मिसेस गांधी के पीछे रूस खड़ा हुआ मिलता है। भारत और रूस के संबंध और आज का वर्तमान परिदृश्य, ऐसे में पुतिन का भारत आना
क्या कुछ किस रूप में देखते हैं इसको? धन्यवाद अजय जी, आपने इस विषय पर आज ये चर्चा रखी है। और पुतिन की भारत यात्रा पर कुछ बात की जाए और उसके आउटकम पर या उसके नतीजों पर या उसकी पृष्ठभूमि पर, इन सारी बातों को समझने के लिए थोड़ा सा हमको पीछे जाना होगा और थोड़ा ये भी समझना होगा कि आखिर ये सब परिदृश्य क्या रहा है। तो एक जो पहली बात हम लोग को समझ लेनी चाहिए कि जिस सत्ता प्रतिष्ठान के दौर में इस तरह की सरकार इस वक्त भारत में है, इसके दौर में बहुत सारी ऐसी घटनाएं करीब करीब हर रोज ही घट रही हैं, राष्ट्रीय स्तर पर घट रही हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी घट रही हैं, जिनको कई बार हम लोग बड़े रहस्यमय ढंग से और कुछ जैसे ना समझ में आने लायक स्थितियों के रूप में देख रहे हैं, या हर एक के पीछे कुछ एक रहस्य जैसा दिखाई दे रहा है। उसका एक बड़ा कारण तो यह है कि सरकार बहुत से अपने मामलों में पारदर्शी नहीं है। वो क्या वास्तव में करती होती है और क्या लोगों के बीच में उसका प्रदर्शन होता है, उसके जो घोषित जो दिखने वाली जो नीतियां हैं या जो जनता के बीच में जिन वक्तव्यों को लेकर सरकार कभी आती है, कभी तो वक्तव्य ही नहीं देती है। तो एक रहस्यमय ढंग से ये सारी परिस्थितियां चलती रही हैं। इसी बीच में बहुत कुछ हुआ है अंतर्राष्ट्रीय जगत में, और पुतिन जी की ये यात्रा हुई तो निश्चित रूप से लोगों के दिमाग में तमाम तरह के प्रश्न खड़े होते हैं। बहुत से लोगों ने इसकी अलग अलग ढंग से व्याख्या करने की कोशिश भी की है, लेकिन एक जो बहुत आधारभूत बात है उससे हम लोग बात आगे समझने की कोशिश करेंगे कि हम जिन दिनों की बात करते हैं कि रूस से हमारे बड़े अच्छे संबंध रहे हैं, रूस हमारे मित्रवत रहा है विशेष परिस्थितियों में, हम थोड़ा पीछे जाते हैं इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भारत ने अपनी स्वतंत्रता के बाद से जो नीति अपनाई थी, वह नीति अंतर्राष्ट्रीय जगत में पंचशील के नाम से मशहूर हुई और वो गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों के एक नेता के नेतृत्व के रूप में भारत ने अपनी भूमिका निभाई। भारत एक बड़ी भले ही एक कमजोर इकोनॉमी था, आर्थिक रूप से कमजोर था, गुलामी से निकला हुआ देश था, लेकिन उसके बावजूद और उसकी अपनी जो एक नैतिक उसका जो पृष्ठभूमि थी, नैतिक बल था, और उसकी जो एक स्वच्छ जो उसकी इमेज थी, उसका सम्मान पूरे विश्व में था। और विश्व दो गुटों में बहुत स्पष्ट रूप से बटा हुआ था, साम्यवादी और गैर साम्यवादी, या जिसको कहते हैं पूंजीवादी खेमों में। उसके बीच में भारत की भूमिका बहुत ही सम्यक रही थी और निश्चित रूप से हर देश को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार, अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार लोगों से समझौते करने पड़ते होते हैं। कहीं जिनसे वह समझौते नहीं भी चाहता है तो वहां भी समझौते करने होते हैं। तो उन परिस्थितियों में जब हमको कभी खाद्य की आवश्यकता हुई तो हमको अमेरिका पर निर्भर होना पड़ा। हमें याद है कि PL 480 के अंतर्गत तमाम तरह की अमेरिका ने सहायता मुहैया भी कराई। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि अमेरिका की एक भूमिका हमारी आज़ादी के आंदोलन के दौरान भी थोड़ी सी रही थी। कम से कम प्रथम विश्व युद्ध में तो लगभग ये तय सा हो गया था, अगर ब्रिटेन ने धोखा न दिया होता तो उसी और देश की आज़ादी की बात होने लगी थी। और अमेरिका इसके लिए आग्रह रख रहा था कि ब्रिटेन को अपनी कॉलोनीज को, अपने विषयों को आज़ाद कर देना चाहिए। खैर वो बहुत पुरानी बात होगी। आज़ादी के बाद का जो समय था, नेहरू जी ने अपने देश को उठाने के लिए और जो उस वक्त की सत्ता थी और उस वक्त एक समाजवादी जो आंदोलन का जो एक दबाव था भारत के अंदर, तो यह कोशिश थी कि भारत अपने आत्मसम्मान के साथ स्वनिर्भर होने की कोशिश करेगा और वो किसी भी खेमे पर निर्भर नहीं होगा और उतना ही भर किसी की सहायता लेगा जितना उसके लिए बहुत ही अनिवार्य होगा। तो ये एक दृष्टिकोण था। ये तो इसमें तो कोई संदेह नहीं कि भारत पूंजीवादी आर्थिक नीति का पक्षधर नहीं था और अपने आंतरिक स्रोतों के निर्माण की कोशिश में लगा हुआ था। उसको बाहर की सहायता की जरूरत जरूर थी, लेकिन वो अपने आंतरिक स्रोतों के निर्माण में लगा हुआ था और कुछ न कुछ
देश की प्रगति जो है वो थोड़ी धीमी थी, लेकिन फिर भी वो आयातों पर बहुत निर्भर नहीं था। तो लेकिन ये जो वर्तमान सत्ता है, हाँ, इसके पहले ये बात बता दें कि उस दौरान भी वो जो साम्यवादी और पूंजीवादी शक्तियों के जो खेमे थे विश्व में, उस खेमे के बीच का जो द्वंद्व था, भारत उसमें अपनी एक निरपेक्ष भूमिका की वजह से हमेशा सम्मान का पात्र रहा। और जब भारत पर संकट आया 1971 में, जैसी चर्चा आपने की पाकिस्तान के मसले को लेकर, क्योंकि पाकिस्तान को हमेशा अमेरिका से विशेष मदद मिलती रही थी, तो पाकिस्तान बांग्लादेश के संदर्भ में जब भारत पर संकट आया तो रूस ने खुल करके भारत की मदद की और अमेरिका के 7वें बेड़े को बंगाल की खाड़ी में वापस लौटना पड़ा केवल रूस के पनडुब्बियों के वहां आ जाने की वजह से। तो एक खुली चुनौती रूस ने प्रस्तुत की थी भारत के पक्ष में। तो वो उन लोगों के परस्पर खेमों के परस्पर बैलेंस ऑफ पावर वाली जो बात होती है, शक्ति संतुलन वाली बात होती है, उसका लाभ भारत को मिला था और भारत ने सम्मानजनक रूप से वो लाभ अर्जित किया था। उसके लिए कोई कीमत रूस को नहीं दी थी। ध्यान देने की बात यह है, इतनी बड़ी सहायता रूस ने जो की उस वक्त, आप कहीं हम लोगों ने कभी नहीं यह सुनने में आया कि भारत ने उसकी कोई कीमत चुकाई रूस से। तो उस बैलेंस ऑफ पावर का जो लाभ लिया भारत ने रूस से, ये हमारी विदेश नीति की जिसको कहते हैं, इससे बड़ी सफलता क्या हो सकती। बिल्कुल, जबकि हम बहुत शक्तिशाली नहीं थे, हम सैनिक रूप से भी बहुत शक्तिशाली नहीं थे। हमारी इंदिरा जी को कई बार सोचना पड़ा था कि बांग्लादेश के मसले में, शरणार्थियों के मसले को लेकर वो हस्तक्षेप करें या न करें। तो इसके बावजूद वो हस्तक्षेप हुआ और निक्सन और यानी कि अमेरिका ने जिस तरह से चुनौती दी भारत को और उस चुनौती का जिस तरह से जवाब दिया गया, इन सारी बातों को इस परिप्रेक्ष्य में भी समझ लेना चाहिए कि भारत ने उसकी कोई अंतर्राष्ट्रीय कीमत तो नहीं दी, और कीमत ही न देने की बात तो छोड़ दीजिए, उसके साथ साथ राष्ट्र उसने एक प्रतिष्ठा अर्जित की और एक सही मूल्यों के लिए, बांग्लादेश की आजादी जैसे मसले के लिए अपनी जो भूमिका निभाई, वो मानवता की दिशा में एक बड़ा कदम था। तो इसको और भी संदर्भों में समझने की जरूरत है, और भी परिप्रेक्ष्यों में समझने की जरूरत है कि वो भारत ने कहीं किसी के साथ कोई ऐसा समझौता नहीं किया जिस समझौते की वजह से भारत को कहीं नीचा देखना पड़ा हो या भारत को उसका कोई मूल्य चुकाना पड़ा हो। ये बात और भी समझ लेने की जरूरत है। आज की जो सत्ता है, अब हम आते हैं वर्तमान सत्ता पर, तो पहले तो हम लोगों को ये चीज बहुत साफ कर लेनी चाहिए कि ये सत्ता यह हमारी राजनीतिक सत्ता कम है, ये कॉरपोरेट की सत्ता ज्यादा है। ठीक बात कर रहे हैं। हमारा देश इस वक्त किसी राजनीतिक सत्ता के द्वारा नहीं संचालित है, बल्कि हम इसको प्रकटतः, अब तो कहने की बात नहीं रह गई, अभी इंडिगो वाला मसला जो सामने आया उसमें तो और भी स्पष्ट हो गया कि प्रकटतः हम लोग कॉर्पोरेट की सत्ता से संचालित हो रहे हैं। और हमारा जो भी सत्ता प्रतिष्ठान है, राजनीतिक सत्ता प्रतिष्ठान, वो तो एक तरह से उनके टूल्स के रूप में, उसके उपकरण के रूप में काम कर रहा है। सही कह रहे हैं। तो पहला तो ये हम मान लें कि ये हम हमारी सरकार नहीं है, ये जनता की चुनी हुई, जनता के लिए वाली सरकार नहीं है। यह तो एक कॉर्पोरेट, ये जनता के को धोखा देके बनी हुई एक ऐसी सरकार है जो कॉर्पोरेट के लिए काम कर रही है। तो एक तो स्पष्ट बात यह है। अब हम जब कॉर्पोरेट का नाम लेते हैं तो ध्यान रखिए कि जब कॉर्पोरेट की बात करेंगे तो इसका संबंध जुड़ता पहले किससे है? इससे जुड़ेगा पश्चिमी पूंजीवाद से। और जब पूंजीवादी राष्ट्रों के हाथ में हम अपने को छोड़ते हैं तो 2014 के बाद की जो हमारी आर्थिक नीति है, हालांकि उसके पहले भी हमने बाजार को खोलने की बात जो स्वीकार कर ली थी, उस दिशा में हम कुछ तो कदम बढ़ चुके थे, लेकिन जी हाँ, इस रूप में, लेकिन उससे लेकिन उस मॉडल में कहीं न कहीं कुछ संतुलन बैठाने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो कोशिश भी छोड़ दी गई 2014 के बाद से। अब हम खुले रूप से अमेरिकी बाजार पर, यूरोपीय बाजार पर, आयात पर निर्भर हो गए। और आपको सबको मालूम है कि किस तरह से हमारा जो विदेशी ऋण है वो किस मात्रा में एकदम से बढ़ता चला गया। तो ये उसी का परिणाम है कि हमने
वो ऋणम कृते घृतम प्रीवियस वाली नीति अपना ली। हालांकि चारवाकों की इस वाक्य को हम लोग थोड़ा गलत संदर्भों में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अर्थ जो यहाँ पर निकल रहा है वो यही था कि हमने जो है ऋण लेकर के घी पीने की एक बड़ी कोशिश की, और हमने अपने मार्केट को ही नहीं खोला बल्कि हमारा सारा जो भी छोटा मोटा निर्यात था, हालांकि विश्व के पैमाने पर वो बहुत कम कहलाएगा, लेकिन 42% हमारा जो अपने उसका निर्यात है वो अमेरिका को ही होने लगा। तो आज के दौर में जब अमेरिका अपना हाथ खींचता है अपने कारणों से, जिंदगी कारणों से, तो हमारे लिए एक बड़ी भारी चुनौती बन जाती है कि हम इस रास्ते पर चल रहे थे। तो एक तो ये हुआ कि हमने वहां पूंजीवादी देशों की तरफ अपने को छोड़ दिया, उनके हाथों में हम खेलने लगे। तो इसका एक स्वाभाविक परिणाम था कि जब वहां की सत्ताएं अगर हमारे विपरीत होती हैं तो हमारे विपरीत दूसरा कोई रास्ता नहीं रह जाता। तो साम्यवादी शक्तियों से हमने थोड़ी दूरी भी बनाने की कोशिश की। हालांकि चीन के साथ तो हमारे बड़े नाटकीय संबंध भी बने, लेकिन हम उसकी व्याख्या भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये जरूर है कि हमने पश्चिमी खेमों में अपने को काफी कुछ संलग्न कर दिया, और उसमें हम अपनी वाहवाही भी कराने लगे। और ट्रंप से दोस्ती और तमाम तरह के जो घटनाक्रम रहा है उस सबको पूरा देश ने देखा है। तो यहाँ तक कि उनके अमेरिका के चुनाव में, राष्ट्रीय चुनाव में भी अपनी भूमिका निभाते हुए भारत ने अपने को बहुत नंगा किया। बहुत नमस्ते ट्रंप, हाँ, वो बहुत तरह की, वो जिसको कह सकते हैं कि बड़ी हास्यास्पद स्थितियां रही। तो अब क्या कहें, और उनके जो अंधभक्त हैं वो लोग ट्रंप की आरती उतारने लगे, और अभी पुतिन आए थे तो उनकी भी कहीं आरती उतारते हुए दिखाई दिए। तो ये तो बड़ा विचित्र है हमारे यहाँ का माहौल है। अंधभक्त कहें क्या कहें कि उन्होंने सारा कुछ अपना दिमाग समझ बेच रखी है, या किसी की आरती उतारने का क्या मतलब है भाई? वो बहुत कुछ ठीक है, जो सही भी हो गलत भी हो जो भी हो। तो किसी को जैसे मालूम है कि मोहल्ले की दोस्ती आ रही है, दुश्मनी हो रही है किसी से, उस टाइप की चीज नहीं है। विश्व की राजनीति बहुत दूसरे ढंग से बड़े तमाम तरह के कारकों से जुड़ी होती है। तो उसको इतने हल्के फुल्के ढंग से लेना हास्यास्पद ही लगता है। लेकिन शायद हमारा सत्ता प्रतिष्ठान भी यही सब कुछ चाहता है, उसको शायद यही सब मजा आता है कि इस तरह की बातें हों, लोग इसको इसी रूप में लें कि हम बहुत बड़े हो गए, या हमारा दोस्त ये हो गया, हमारा दोस्त वो हो गया, या इस तरह की बातें दिखाने की कोशिश है। तो एक तो हम ये कॉर्पोरेट के हाथों में खेलने लगे। दूसरी बात ये, हमारी सत्ता प्रतिष्ठान ये बहुत अच्छी तरह जानता है कि उसको अगर सत्ता में रहना है तो देश के जो नाजुक मसले हैं या देश के जो भावनात्मक मसले हैं उसका ही सहारा उसको लेना है। कॉर्पोरेट भी ये जानता है कि जिस सत्ता से हमको मदद मिल रही है, जो हमारा उपकरण बनाना हुआ है, ये अगर पावर में रहेगा तभी हमको लाभ मिलता रहेगा। तो उसका सीधा कारण है कि ये पूरा कॉर्पोरेट उसके पीछे खड़ा होता है। उसकी तमाम तरह की जो सांप्रदायिक राजनीति होती है, तमाम तरह के जो छल छद्म होते हैं, चुनाव में जो धोखाधड़ी होती है वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें जो हो रही हैं वो कॉर्पोरेट की मदद से हो रही हैं। हम लोगों ने कभी पेगासस का नाम सुनते हैं, कभी किसी का नाम सुनते हैं, तो उसके पीछे संचार साथी आने की बात, तो वो सब चीजें होने की बात, तो इसके पीछे एक षड्यंत्र जैसा जो सब चल रहा है, ये कॉर्पोरेट की मदद के बिना तो नहीं हो रहा है। और कॉर्पोरेट चाहता है कि ऐसी सत्ता बनी रहे, और ये सत्ता चाहे छल छद्म जिस भी रूप से, और चाहे वो लोगों की भावनाओं को गलत ढंग से मोबिलाइज करके उस तरह से वो पावर में बने रहे। फिर इसमें जोड़ना क्या है कि ये भी जो कॉर्पोरेट है वही उसी के हाथ में तो सारा मीडिया भी है। तो जो देश का प्रमुख मीडिया है जब उसी के हाथ में है तो उसको तो गुणगान उसी सत्ता का करना है जिसकी सत्ता से कॉर्पोरेट को मदद मिलती है। तो हाँ सर, आपने मीडिया का नाम लिया। हाँ। जब पुतिन साहब यहाँ आए थे तो मीडिया की तरफ से भी 2 महिला पत्रकारों को भेजा गया उनका साक्षात्कार लेने के लिए, और वो जो पत्रकार वहां पहुंची हुई थी, हम सनातन की बात करते हैं और अतिथि को भगवान के रूप में मानते हैं, पूजते हैं। वो दोनों पत्रकार, महिला पत्रकार, जिस तरह से वो बैठी थी अपने अतिथि के सामने, व्लादिमीर पुतिन कोई छोटा मोटा
शख्सियत नहीं है दुनिया के। अगर ट्रम्प अपनी हैसियत एक रखते हैं तो पुतिन का भी अपना एक मुकाम है, उन्होंने हासिल बड़ा किया है, काउंटर बड़ा पार्ट है। जी। हाँ। उनके सामने पैर पर पैर चढ़ा करके और जूतों की नोक सीधे सीधे उस अपने अतिथि के सामने, और उनसे पूछने के लिए आपके पास कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कोई सवाल भी नहीं होता है। जिस तरह से ये लोग अपने प्रधानमंत्री से पूछते हैं कि आम आप काट के खाते हैं कि चूस के खाते हैं, वैसे ही उनसे पूछा जाता है कि आप थकते क्यों नहीं है, इस तरह का सवाल। और भारत रूस के संबंधों को लेकर के जो तात्कालिक सत्ता को लेकर के सवाल पूछे जाते हैं, उस पर भी वो कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं जो पुतिन साहब को नागवार भी लगते हैं। तो ये हालत हमारे पत्रकार की है कि एक अंतर्राष्ट्रीय छवि के एक बड़े नेता का से पूछने के लिए हमारे पास सवाल भी नहीं होता है। नहीं, वो है नहीं, इसलिए कि वो सोच ही नहीं है, वो दिशा ही नहीं है। तो ये सब तो केवल एक जिसको कहते हैं कि मंचन है, नाट्य मंचन जैसा होता है। और वो शिष्टाचार जो अंतर्राष्ट्रीय शिष्टाचार होते हैं, राष्ट्रीय शिष्टाचार होते हैं, या यूं कहें कि जो हमारी सत्ता लगातार हमारी संस्कृति और तमाम सारी चीजों की बार बार दुहाई देती रहती है, इसके पास खुद भी कुछ नहीं है, बहुत हॉलो है, जिसको कहते हैं बहुत ही बहुत अंदर से बहुत खोखला है सब कुछ। इसलिए वो सारा व्यवहार ही वो आप प्रकट हो जाता है। आप देखिए बहुत देर तक नाटक नहीं कर सकते, बहुत देर तक अपना छद्म रूप लेके नहीं चल सकते। तो जो आपके अंदर की वास्तविक चीज है वो प्रकट हो जाती है, जगह जगह पर प्रकट होती है। और अब एक उदाहरण नहीं है अजय जी, अब तो उदाहरणों से भरा हुआ है सारा पिटारा, जिसमें कि आपको ये प्रश्न करना पड़ेगा कि ये कहाँ गई राष्ट्रीय संस्कृति, कहाँ गया धर्म, और कहाँ गया क्या, और कहाँ गई राजनीतिक समझ, और वो सारी चीजें तो एकदम हाँ, बात आप ठीक कह रहे हैं कि ये वही मीडिया है जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान रावलपिंडी से लेकर के लाहौर और कराची तक पर कब्जा कर लिया था। खैर, मैं एक चीज और जानना चाहूंगा कि जो ठीक है कि रूस हमारा बहुत पुराना मित्र रहा है, आज भी है, लेकिन जो आज का अंतर्राष्ट्रीय संबंध बन रहे हैं उस हिसाब से, और एशिया की अगर हम बात करें तो एशिया में जिस तरह से रूस और चीन एक साथ मिलकर के काम कर रहे हैं, चीन के पीछे हम भाग भी रहे हैं, और चीन ने पाकिस्तान को अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरह से पेश किया अपने अस्त्र शस्त्र के माध्यम से, अपने इंटेलिजेंस के माध्यम से, तो उस परिप्रेक्ष्य में हम इस यात्रा को किस रूप में देखेंगे? मैं उसकी चर्चा ही हम लोग करेंगे, और इस बात को समझ लेने के लिए ही ये सब बातें कह रहे थे कि कुल मिला जुला के हम यूं कहें कि आज के जिस दौर में हम ये पुतिन की यात्रा को संदर्भित कर रहे हैं, तो वो इसीलिए संदर्भित करना पड़ रहा है इन सब बातों को कि जिस वक्त रूस के साथ हमारी जो मित्रता की बात है, एक इतिहास के नजरिए से अगर हम लोग देखें तो ये कह देते हैं, हमेशा कहा जाता है, या ये जिसको कहते हैं अंडरलाइनिंग ट्रूथ है, ये आधारभूत सत्य है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई किसी का स्थायी मित्र या शत्रु नहीं होता है। रूस ने जब हमारी मदद की और रूस के हमारे साथ जो स्वाभाविक रिश्ते रहे हैं, उसके दो कारण रहे हैं। एक तो हम पूंजीवादी खेमे को बहुत ज्यादा पसंद करने वाले नहीं थे, भले ही उसके विकास को हम लोग देखते रहते थे। तो एक तो ये बात जरूर थी कि हमारा झुकाव थोड़ा सा समाजवाद की तरफ था, तो एक तो झुकाव का वो कारण माना जा सकता है। दूसरा कारण ये भी था कि जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हमने गुटनिरपेक्ष स्वरूप अख्तियार किया हुआ था, तो उसका आग्रह ये भी था कि हम किसी के पाले में नहीं जाएंगे। तो रूस उस स्थिति में जब बैलेंस ऑफ पावर के हिसाब से वो भारत को अपने नजदीक पाता था, और क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान के साथ जुड़ाव रखता था ज्यादा, तो भारत के साथ रूस के स्वाभाविक संबंध बनने थे। तो वो एक पृष्ठभूमि थी। आज जब हम इस बात को कह रहे हैं तो ध्यान रखा जाए, इसीलिए हम अपनी बातें पीछे तक ले गए
कि हमने जब अपने को 2014 के बाद से जब पूंजीवादी खेमे में अपने को डाल दिया, तो रूस से हमारी दूरी भी बननी शुरू हुई। एक तो स्वाभाविक बात ये थी, और रूस ने जब देखा कि भारत हमारा कोई बहुत नेचुरल पार्टनर नहीं रह गया है, ये बहुत ध्यान देने की बात है कि जब रूस ने देखा कि ये हमारा नेचुरल पार्टनर नहीं रह गया है। हम आपको ये भी याद दिला दें कि काफी लंबा समय था जब रूस और चीन के बीच में भी तनाव बना रहता था जी पहले जी। लेकिन जब ये लगने लगा कि एक जियो पॉलिटिक्स चेंज हो रही है, जो भू राजनीति है वो बदल रही है, तो उसने भी अपना पोस्चर बदलना शुरू किया। और पोस्चर बदलने में एक बड़ा उसका पोस्चर टर्न था कि वो चीन से उसने डायलॉग शुरू किया, और दूसरा एक था कि पाकिस्तान, जिससे कभी रूस का कोई रिश्ता वैसे नहीं रहा था, पाकिस्तान को उसने सप्लाई करनी शुरू कर दी। तो ये पृष्ठभूमि बहुत बड़ी पृष्ठभूमि। तो ये जो पोस्चरिंग है, नए ढंग की जो पोस्चरिंग हुई है, उस पोस्चरिंग में यकाएक, क्योंकि इसको कहते हैं जब हमारा देश एक तरफ, क्योंकि इसकी को हम कहते हैं कि बहुत कोई दूरदृष्टि के साथ कोई राजनीति नहीं चली है इधर के दौर में, और उसके पीछे कोई बहुत विजडम, जिसको कहते हैं विवेक नहीं रहा है, या दूरदृष्टि जब नहीं रहती है, और एक तरफ आप बहते जाते हैं, तो कहीं जब खतरे आते हैं वहां झटका लगता है, तो उसके बाद आप बिल्कुल बेबस हो जाते हैं। आपके पास कोई विकल्प नहीं समझ में आता कि हम जाएं तो जाएं किधर। तो हमने एक पोस्चर करना पहले तो शुरू किया कि जेलेंस्की को हमने समर्थन दिया जी। ये भी करना, पोस्टरिंग करनी शुरू की कि हम ये युद्ध रुकवा देंगे वगैरह वगैरह, बहुत तरह की हास्यास्पद बातें हुई। और एकाएक आपको लगा कि नहीं भाई, जेलेंस्की से कोई फायदा हमको नहीं है, तो हम जो कि क्यों वो जेलेंस्की को इसलिए कह रहे थे कि उनको नाटो के साथ अपने को समर्थन दिखाना था, वो उनको अमेरिका के साथ अपना समर्थन दिखाना था। लेकिन अमेरिका ने जब धोखा देना शुरू किया, तो उनको लगा कि नहीं, अब तो रूस की तरफ देखें। तो ऐसा ये जो क्रेडिबिलिटी होती है किसी भी देश की, जो हमारी पहले थी, एकदम से हमने गंवा दी। सही बात। ये सबसे जो खतरनाक बात हुई कि हमारी कोई पोस्चरिंग स्टेबल रही नहीं। तो भारत कोई ऐसा नहीं था कि डिसाइसिव भूमिका निभा सकता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, डिसाइसिव निर्णायक भूमिका की मैं बात कर रहा हूं, उस तरह की शक्ति तो नहीं है। तो जब निर्णायक शक्ति नहीं आप होते हैं, तो आप अपनी एक नैतिक शक्ति रखते हैं। हमने वो नैतिक शक्ति खो दी, और जब नैतिक शक्ति खो दी, तो अब हम जिसको कहते हैं डेस्परेशन, जिसको कहा जाता है हताशा, और हमको समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि हम, अच्छा, हमारा सत्ता प्रतिष्ठान और सत्ता प्रतिष्ठान का जो नेतृत्व है, वह नेतृत्व जिसको कह सकते हैं फैन फेयर में, इवेंट मैनेजमेंट में, और वो जो की है अपने को तस्वीरों में बड़ा दिखाने की कोशिश में लगा रहता है। और एकाएक उसको लगा कि जैसे कि हम कहीं तो बहुत ऊपर हो रहा पर थे, कहीं आकाश में उड़ रहे थे, अचानक हमको नीचे पटक दिया गया है, तो हम किसी दूसरी पतंग को पकड़े जिससे हम कुछ ऊंचे उड़ते दिखाई दे। तो अब ये पतंग पकड़ने वाली जैसी स्थिति हो गई, उसमें तब तो कुछ निकले चाहे ना निकले। तो एक तो पतंग की बात, हम ये उस नेचुरली पतंग हमको पकड़ने की थोड़ी नौबत इसलिए बनी कि रूस को खुद जरूरत है अपने एक प्लेटफॉर्म दिखाने की। तो उस प्लेटफॉर्म, तो रूस को आइसोलेट किया जा रहा है, तो रूस को जरूरत है। रूस का डिफेंस बजट जो है, उसका बड़ा हिस्सा भारत जो तेल खरीद रहा था उससे पूरा हो रहा था जी। तो रूस अब उधर ट्रंप साहब के दबाव में जब हमने तेल लेना कम कर दिया, बहुत कम कर दिया है, और जो अंबानी साहब हैं उन्होंने तो एकदम ही बंद कर दिया है, तो ये उसका परिणाम ये हुआ कि रूस भी एक डेस्परेशन में आया, और उसको लगा कि चलो भाई ये है, और इन्होंने जो है थोड़ी बहुत जो पतंग उधर उड़ रही थी, उस पतंग को पकड़ने की कोशिश की है। तो ये है पुतिन की यात्रा की पृष्ठभूमि। अब और हम लोग उसके बारे में समझना चाहेंगे तो हम लोग और बात कर सकते हैं। ये सारी पृष्ठभूमि आपने बताई, जो चीजें सामने दिखाई दी, आपने विस्तार से उस पर अपने विचार रखे। इस यात्रा से भारत को हासिल क्या हुआ? यात्रा से भारत को हासिल वैसे भी कुछ बहुत ज्यादा तो होना भी नहीं था। पहली बात तो ये है कि इसलिए कि यह एक प्रकार की पोस्चरिंग है। पोस्चरिंग का मतलब इतना ही होता है कि प्रदर्शन है, हम कर रहे हैं, और ट्रंप लगातार चूंकि हमको चैलेंज चुनौती दे रहा है, तो हम खाली ये दिखा रहे हैं कि हम अकेले नहीं हैं। एक तो इतना ही दूर तक पुतिन को भी आइसोलेशन में चूंकि डाला गया है,
इसलिए पुतिन भी अपनी एक पॉस्चरिंग कर रहे हैं। तो ये दो नेताओं की एक पॉस्चरिंग हुई। पहले बात तो ये है। इसमें से तब बनता जब हम यूं कह सकते हैं कि ट्रंप साहब से कि आप हमको 50% टैरिफ लगाएं, चाहे 100 लगाएं, चाहे 200 लगाएं, हम रूस से तेल खरीदेंगे। हाँ, और रूस हमको तेल बेचेगा। तब तो हम मानते कि ये एक स्टैंड हुआ, ये पोजिशनिंग होगी। लेकिन पोजिशनिंग और पॉस्चरिंग में अंतर है। हाँ। पोजिशनिंग ये होती कि रूस कहता कि हम तेल बेचेंगे आपको कम वट में, और आप कहते हैं कि हम तेल खरीदेंगे कम वट में। भाई रूस से यूरोप तेल खरीद रहा है, सब जगह तेल उसका खरीद भी रहे हैं लोग, और हमको कह रहे हैं कि तुम मत खरीदो। तो ये तो मतलब हमारा इससे ज्यादा अपमान क्या हो सकता है। और हम उस राष्ट्राध्यक्ष को बुला भी रहे हैं तो खाली क्या कर रहे हैं, पॉस्चरिंग कर रहे हैं, बस पोजिशनिंग तो नहीं हुई। नहीं, इसी में अभी आपने तेल का जिक्र किया, उसके साथ साथ एक मुद्दा भारत की तरफ से बहुत दिनों से उठ रहा है कि हमारे जो युवा हैं जो रूस में गए और उनको किन्हीं कारणों से जबरदस्ती रूसी सेना में शामिल कर लिया गया। अब वो बच्चे भी परेशान हैं, वो युवा भी परेशान हैं, उनके घर के लोग भी परेशान हैं, उनके स्वाभाविक सी चीज है। लेकिन इस यात्रा के दौरान उस पर भी कोई स्पष्ट नहीं, उस पर तो कोई बात, वो सरकार हमारी इन सब चीजों के लिए तो कोई कंसर्न है ही नहीं है। उसने आज तक ऐसे बातों का जवाब नहीं दिया। इजराइल में इजरायली सेना में भर्ती होने के लिए भारत से युवा भेजे गए थे, हैं? और बल्कि उसका प्रोपेगेंडा इस रूप में हुआ कि भारत के लोगों को नौकरी मिल रही है जी। तो इस तरह के मतलब हास्यास्पद चीजें, इतनी बड़ी विडंबना है। तो भारत सरकार, क्या आप समझते हैं कि ये सत्ता प्रतिष्ठान किसी भी रूप में भारत की जनता के प्रति जिम्मेदार है, जवाबदेह है? अगर वहां होता तब ना इन बातों का जवाब होता। वह तो यहाँ के कॉर्पोरेट के प्रति जिम्मेदार है। वो तो यहाँ के कॉर्पोरेट का कोई नुकसान ना होने पाए, जो उसको चला रहा है उसकी चिंता में परेशान है। वो परेशान इसलिए है कि इंडिगो कहीं बंद न कर दे, मोनोपोली तो कर लिया है हमने करवा दी है उसकी। तो सत्ता प्रतिष्ठान से हम उम्मीद क्या करते हैं, जनता के लिए वो तो है ही नहीं है ना। अब तो ये बहुत चीजें प्रकट होती चली जा रही हैं, बाकी तो चीजें केवल चुनावी भाषणों की रह जाती है ना। चुनावी भाषणों में तो सारे झूठ बोले जाते हैं, उस पर अब क्या व्याख्या की जाए। जी। चलते चलते मैं एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा। पूरे विश्व में जब भी कोई किसी बड़े देश में, किसी छोटे देश में कोई भी विदेशी राजनयिक वहां पहुंचते हैं, कोई राष्ट्राध्यक्ष वहां पहुंचता है, तो एक ये परंपरा रही है कि वो विपक्ष के नेता से भी उनकी बातचीत कराई जाती है, या हमारे विपक्ष के नेता कहीं विदेश पे जाते हैं तो भी जो है वो, क्योंकि एक सरकार जो बात कहेगी वो अपने सत्ता प्रतिष्ठान की तरफ से, सत्ता पक्ष की तरफ से उसका क्या व्यू है उसको रखेगी। लेकिन उस देश में एक जो विपक्ष है उसका भी अपने देश के प्रति कुछ सोच है, वो अपने विचारों को किस ढंग से रखेगा और वो क्या चाहता है किसी दूसरे देश के साथ अपने देश के हित में उन चीजों को भी रखेगा। ऐसे में एक परंपरा रही है बराबर से शुरू से, और केवल भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में रही है। लेकिन इस बार ये पहला मौका था शायद कि रूसी राष्ट्राध्यक्ष हिंदुस्तान आए, मगर उनसे नेता प्रतिपक्ष, चाहे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी रहे हों या विपक्ष में राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब रहे हों, कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हों, इन सब से दूरी बना दी गई, उन्हें मिलने का मौका भी नहीं दिया गया। इसे किस रूप में देखते हैं? हम इसको इसी रूप में देख सकते हैं जय जी कि जब किसी देश में तानाशाह होता है तो उसको इस बात की परवाह कहाँ होती है कि अपोजिशन क्या है क्या नहीं है। हम नाम की डेमोक्रेसी है, हम अगर इस बात को अभी तक न समझ पाए तो ये हमारी कमी है। हम नाम की डेमोक्रेसी है, ये तानाशाही का युग है, एक छद्म तानाशाही का युग है। हम ठीक है ईदी अमीन जैसे नहीं दिखाई दे रहे हो, या नॉर्थ कोरिया के किम इल सुंग क्या नाम है उसकी जैसे न दिखाई दे रहे हो, तो वो तो उसने तो लोगों ने तो अपने नकाब हटाए हुए हैं। हमने अभी नकाब पहना हुआ है डेमोक्रेसी का। हमें इस बात की परवाह कहाँ है?
परवाह तो दो चीजों से होती है ना, कि जनता इस बात को बुरा मानेगी, जनता बुरा मानेगी कि हमारे लोकसभा के प्रतिपक्ष के व्यक्ति को, नेता को क्यों नहीं बुलाया गया, ये परंपरा का उल्लंघन क्यों किया गया। तो जनता को इस पर प्रतिक्रिया अगर देनी होगी, वो चुनाव में प्रतिक्रिया देती है या कभी आंदोलन करती है, तो उसके ना आंदोलन का कोई मतलब रह जाता है और न तो जो की है अब चुनाव का कोई मतलब रह जाता है। चुनाव का तो अब कोई मतलब रहा नहीं हाँ। है, 10,000 रुपए पर वोट लिहाजा खरीद लिए जाते हैं। इसलिए और अब तो अब ये जोड़ तोड़ ये लगाते रहते हैं कि जो कुछ भी बचा खुचा विपक्ष है उसको कैसे तोड़ दिया जाए, जो कहीं बची खुची उनकी सरकारें हैं उनको कैसे हटा दिया जाए। तो जो सत्ता प्रतिष्ठान इस काम में लगा हुआ है, उससे हम ये अपेक्षा करें कि वो एक सम्मान रखेगा, इन चीजों का, परंपरा का सम्मान करेगा, लोकतांत्रिक नियमों का पालन करेगा, ये तो अपेक्षा ही हम करना हमारी मुक्ता हम समझ रहे हैं, क्योंकि नहीं है वो कहीं से, वो एक छद्म तानाशाही के युग में हम लोग आ चुके हैं और उसके लिए सारी मशीनरी, सारी ब्यूरोक्रेसी है, सारा जो तंत्र है वो पूरी शिद्दत के साथ लगा हुआ है। यूं नहीं कि वो, और हम तो ये कहते हैं, हमारा परसेप्शन, अपना समझ ये है कि ये जो 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 जो, जो क्या कहते हैं प्रशासनिक तंत्र है, ढांचा है, रहा है, इसमें पहुंच जाने वाला व्यक्ति में से अधिकांश संख्या ऐसे लोगों की रही है, और तो जुडिशरी में दिखाई देती है, जो कहीं से भी बहुत लोकतांत्रिक आदर्शों के प्रति समर्पित नहीं है। वह एक प्रकार के तानाशाही नियमों के ही समर्थक है, और वह बहुत आसानी से यह कह देने वाली होती है कि लोग बहुत उपद्रवी होते हैं, लोग जबरदस्ती जो कि विरोध करते हैं, क्योंकि वो विरोध मानती ही नहीं, विरोध होना क्यों चाहिए। तो जो तंत्र ये मान ही रहा कि विरोध होना ही क्यों चाहिए, विरोधियों को तो हमारा समर्थन जयगान करना चाहिए, हमने बहुत विकास किया हुआ है, तो वहां से हमारी अपेक्षाएं तो वैसे ही न्यून हो चुकी है कि उससे बहुत ज्यादा हम अपेक्षा नहीं रखते। नहीं, इसी से जुड़ा हुआ एक छोटा सा सवाल है कि जो आपने अभी बताया कि किसी विपक्ष को किस तरह से तोड़ दिया जाए, उनकी सरकारों को तोड़ दिया जाए, और आप देखेंगे कि बिहार विधानसभा का चुनाव जीत करके आने के बाद प्रधानमंत्री जब उसका जश्न मनाते हैं, तो वो उस जश्न के माहौल में ये भी कहते हैं कि कांग्रेस का एक और विभाजन भी होने वाला है। इसी कड़ी में हम अगर जोड़ते हैं कि चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो या पुतिन साहब का भारत आगमन हो, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब पूरी दुनिया से भारत अलग थलग पड़ गया, किसी ने भी इनका साथ नहीं दिया, तो एक डेलीगेशन दुनिया भर में भेजा गया और उसमें विभिन्न पार्टियों के कुछ दल के नेताओं को रखा गया। कांग्रेस ने भी कुछ नाम सुझाए थे, लेकिन उन सबको इग्नोर करते हुए शशि थरूर का नाम, जबकि कांग्रेस की तरफ से नहीं भेजा गया था, उस दौरान भी उस डेलीगेशन में उसका हेड बना करके भेजा गया। और अब की बार जब विपक्ष के नेता को, प्रतिपक्ष के नेता को राज्यसभा या लोकसभा दोनों में से किसी को इग्नोर करते हुए सत्ता पक्ष की ओर से शशि थरूर को पुनः आमंत्रित किया गया। एक चीज इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे, और इसी से जुड़ा हुआ, क्या राष्ट्रपति और राष्ट्रपति भवन को भी, जो कि अभी तक ये माना जाता था कि राज्यपाल हो या राष्ट्रपति हो, वो राजनीतिक दलों से, दलगत राजनीति से ऊपर हट करके होते हैं, वो एक संवैधानिक पद होता है, तो राष्ट्रपति की तरफ से जो घोष दिया गया उसमें भी किसी विपक्ष के नेता, प्रतिपक्ष के नेताओं को इग्नोर किया गया और शशि थरूर को आमंत्रित किया गया। ये सारी बातें अजय जी अब सैद्धांतिक रह गई हैं। व्यवहार तो हमने, जैसे मैंने कहा कि उसके बाद कुछ कहने को शेष नहीं बचता है कि ये छद्मतानाशाही के युग में है। कांग्रेस को तोड़ने की बात तो हम तो समझ रहे हैं कि जितनी टूटनी है टूट जाए, क्योंकि अगर उसमें कोई गलत लोग है तो बाहर चले जाए जी, क्योंकि उसमें तो अब जो वही बचेगा जो कि वो सचमुच उस विचारों का, उन संवेदनाओं का संवाहक होगा। जी, शशि थरूर की अपनी पब्लिक फॉलोइंग क्या है? कुछ भी नहीं है, सिवाय अच्छी अंग्रेजी बोलने के अलावा थोड़ी तो उनका तो कोई और दूसरी बात नहीं निकलती। तो लिहाजा ये है कि उनका कोई पॉपुलर सपोर्ट नहीं है। और ये कोशिश तो पहले भी हो चुकी है, बाकायदा वो क्या बना था बीच में, इतने लोगों का एक गिरोह बना था, ग्रुप बना था, तो उससे होता क्या है? तो
कांग्रेस को इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो जितनी टूटनी है टूट जाए, लेकिन वो टूटेंगे कौन? तो वो टूटेंगे अच्छा ही है जिन्होंने कांग्रेस के अंदर समस्या पैदा कर रखी थी। नहीं, इस पर मैंने एक कांग्रेस के टूटने पर तो मैंने एक वीडियो भी बनाया था। अच्छा। और जिसमें ये बताया था कि कांग्रेस को ये कोई पहली बार टूटन नहीं होगी। आजादी से लेकर के, आजादी के बाद से लेकर के अब तक 61 बार कांग्रेस टूट चुकी है। ना तो अब देखिए, अब अंतर ये था कि कांग्रेस जब पहले टूटी थी जी, तो वैचारिक एक प्रश्नों को लेकर टूटी। हाँ। अब जो कांग्रेस टूटेगी, उन लोगों की जो बचे हुए जो छद्म कांग्रेसी रहे हैं उनकी टूटन होगी। जी, जी। इसलिए ये कांग्रेस के लिए शुभ है। वह कांग्रेस के लिए अशुभ इसलिए था क्योंकि वैचारिक लोग अलग हो रहे थे, तो वो कांग्रेस को सोचने का विषय था कि हमसे वैचारिक लोग अलग हो रहे हैं। लेकिन आज अगर ये लोग अलग हो रहे हैं जिन्होंने कांग्रेस को जबरदस्ती जो की है, नाम अपने लिए जोड़ा हुआ है अपना, वो अगर अलग भी होते हैं तो उससे कांग्रेस का जो कहते हैं आत्मा बची रहेगी, बाकी फालतू लोग बाहर होंगे। तो खैर ये सब तो उनकी कोशिश, और तनाशा के पास तो खैर कुछ होता नहीं है। वो उसका यही होता है कि जितना भी विपक्ष कमजोर हो जाए उतना अच्छा है। और क्योंकि ये सारी परंपराएं खत्म हो गई हैं, उनको जनता की जवाबदेही खत्म हो गई है, किसी प्रकार का संकोच, किसी तरह की भी एक्सप्लेनेशन, व्याख्या, जनता सवाल पूछती रहती है, लोग पूछते रहते हैं कि ऐसा क्या किया आपने, ये मीटिंग क्यों की, ऐसा क्यों हुआ, लेकिन उसको सरकार की कोई, अब इससे ज्यादा क्या हो सकता है? पिछले 2 साल से मणिपुर इस तरह से जल रहा है, 2.5 साल हो गया, और उस पर अभी तक सरकार ने कोई स्थिति नहीं पैदा की ऐसी। तो ये तो साफ जाहिर है कि यह सब सुनियोजित षड्यंत्र के रूप में चीजें चल रही हैं। अब हमारा देश उसको न समझना चाहे, अब तो एक देश के फर्स्ट क्लास सिटीजन जो हैं, फर्स्ट क्लास सिटीजन, हम कहते हैं कि आजकल के आपके पूरे देश की अभी जनसंख्या 1 अरब 43 करोड़ हो गई है, और उसमें से 1.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो हवाई जहाज की यात्रा करते हैं। लोगों को लगता होगा बड़े लोग हवाई जहाज में उड़ रहे हैं, लेकिन कुल मिला के 1.5 ही करोड़ है जो उड़ते रहते हैं, और कुछ उसमें बार बार उड़ने वाले होते हैं, कुछ 1 बार उड़ने वाले होते हैं। अब तो उनको भी ठेंगा दिखा दिया गया है कि भाई आप भी इतनी जगह पर ही रहो, हल्ला बचाने की जरूरत नहीं है, हमारी कोई जवाबदेही आपकी नहीं है, अरे वो कंपनी की गड़बड़ी है, कंपनी ठीक कर लेगी अपना, अब हम उसमें क्या करें। इस पर भी जो मंत्री जी हैं, राज्य मंत्री जी, वो कहते हैं कि ये तो कंपनी की जवाबदेही है, वो सब गलत कर रहे थे। ये कह रहे हैं कि वो सब गलत कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद कंपनी की जिम्मेदारी। हमने नियम बनाया, कंपनी नहीं मान रही है, तो कंपनी नहीं मान रही है तो वाह भाई, तो कंपनी आपसे ऊपर हो गई। तो स्वीकार कर रहे हैं इस बात को। तो इससे प्रत्यक्ष उदाहरण कॉर्पोरेट के वर्चस्व का या उसकी प्रभुता का, इससे बड़ा उदाहरण अब नहीं मिल सकता है। और हम इसलिए इस बात को और रेखांकित कर रहे हैं कि देश का फर्स्ट क्लास सिटीजन, जो निश्चित रूप से इस विकास का, तथाकथित विकास का बहुत बड़ा समर्थक है, हम तो कहते हैं अंधभक्त टाइप का है, पढ़ा लिखा है क्लास भी, इस देश का क्रीम जो पढ़ा लिखा अपने को मानता है या संपन्न मानता है, वो क्लास भी इस तरह की दुर्दशा का शिकार हुआ। उसको भी अभी समझ में आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं, क्योंकि वो तो 2-4 दिन रोने गाने के बाद वो कंपनी को ही गाली दे के शांत हो जाएगा। उसको ये नहीं समझ आएगा कि इसकी वजह क्या है। इतना बड़ा एयर इंडिया का एक्सीडेंट हुआ, एक जगह सिंगापुर से आते हुए एक जहाज में आपके कॉकपिट में आग लगी, घटनाओं को इस तरह से छिपाया दबाया जाता है, और ये तो इतना नंगा हो गया कि 5 दिन तक उड़ाने इसी तरह से चले। अभी तक की 650 विमान अभी ग्राउंडेड है। तो इतनी हालत खराब है उसके बावजूद। और आप क्या समझ रहे हैं कि जितने लोगों का टिकट होता है, कितने लोगों की योजनाएं उसकी होती है, कुछ लोग बहुत पहले से टिकट इसलिए करवा देते हैं कि थोड़ा सस्ता किराया रहेगा, और कितने लोगों के प्रोग्राम सारे डिस्टर्ब होते हैं। अब उनको हाईलाइट करने की क्या बात है, ये किसी का दवाई करनी थी तो क्या करा रहे, ठीक है भाई, वो 1.5 करोड़ लोग जो दवाई वाई करवाते हैं हवाई जहाज से जाके, उनकी बात छोड़ दिया जाए, लेकिन ठीक है वो लोग भी समझ लें, वो भी समझें, क्योंकि देश की आम जनता और देश के 80 करोड़ जनता, 90 करोड़ जनता तो जिस हालत में चल रही है उसको कोई देख ही नहीं रहा है। और बाकी जो उसको तो राशन दिया ही जा रहा है, उसको राशन दे के समझ लिया गया है कि काम हो गया। और बाकी तो 30-40 करोड़ हमारे जैसे लोग भी हैं बीच वाले, जो कि अपना
वो भी कोई बहुत दुखी नहीं है, अपना काम चल रहा है। तो इसलिए तो ठीक है, तो इस कंट्री की हालत ये तानाशाही के लेकिन ये इस सत्ता ने जो राष्ट्रपति को का जो चेहरा सामने किया है, उसके बारे में क्या करें? हम इससे ज्यादा उसके बारे में इसलिए कुछ नहीं कह सकते कि जिनको राष्ट्रपति, एक ट्राइबल बैकग्राउंड से आई हुई राष्ट्रपति ने ट्राइबल कानूनों में परिवर्तन करने वाले कानूनों को जो है, ट्राइबलों के जो हक में कानून थे उनको बदलने के प्रस्तावों पर हस्ताक्षर किया। इसके बाद तो कुछ करना शेष नहीं रह जाता। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत विस्तार से आपने एक एक चीज को समझाया है। और लबोलुबाब अगर हम कहें कि पुतिन साहब की इस यात्रा से भारत को क्या हासिल हुआ, उस मायने में अगर देखा जाए तो वो एक शिफर है। निश्चित तौर पर जैसा आपने बताया कि इस यात्रा के पीछे भारत हो या रशिया हो, दोनों का अपना अपना जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो आइसोलेशन है, उसके डर से, उस आइसोलेशन ने इन दोनों को एक साथ किया है। ये सत्ता पक्ष, ये सत्तारूढ़ दल और उसके मुखिया, जिनके बारे में कुछ भी भविष्यवाणी करना या उसके बारे में कुछ कहना कि आगे इन्होंने ये कदम उठाया है तो वो निरंतरता में वो बना रहेगा, इसके लिए भी बहुत विचार करना पड़ेगा कि कब ये, अभी ट्रम्प साहब ने थोड़ा ठुकराया है तो वो उससे भागते फिर रहे हैं, तो हमको एक नया साथी चाहिए था, तो आपने फिर से अपने पुराने साथी को याद किया। और कल फिर अगर ट्रम्प साहब एक एक्स पर पोस्ट कर दें अच्छी सी, तो तत्काल हमारे राष्ट्राध्यक्ष भी, हमारे प्रधानमंत्री जी भी बिना वक्त गंवाए उसका जवाब भी देंगे। और हो सकता है कि कल को फिर से वो उन्हीं की गलबैयां करने लगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो उसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और चैनल को अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।